वेलकम बैक आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री फीवर में। तो आज 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेकर आए हैं। यानी उसका रोड मैप कैसा होनी चाहिए, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम से जाने से पहले। ये एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, कुछ ही टाइम रहा है, तो फाइनल रिवीजन आप करें। जो अच्छे से प्रिपेयर किया है उन्होंने, जिन बच्चों ने भी, वो प्रायोरिटी को देखेंगे। जिस क्वेश्चन को मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, तो मीन्स कि वो टिप्स पे रखिए और प्रायोरिटी पे रखिए। जिनको मैं परसेंटेज कम दे रहा हूँ वो हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, हाँ, बस थोड़ा सा गो थ्रू करें। और जिनको मैं कह रहा हूँ कि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको अच्छे से मेमोराइज भी करें। ठीक है, तो चलिए रोड मैप देखते हैं, स्ट्रेटेजी देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। रात के बज रहे हैं 1:35 और हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्ट्रेटेजी को लेके कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए। तो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही कहा है कि जनरल ओवरव्यू आपको हर एक चैप्टर का लेना है, कोई भी चैप्टर हो। देखिए, इस चैप्टर में मैंने लगभग पूरा सिलेबस लिख दिया। मैं तुम्हें कह दूं उठ के, हाँ भैया तुम ये वीएसपीआर थ्योरी पढ़ जाना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड, ये 2 थ्योरीज पढ़ लेना, पेपर में आएंगी, है ना। तो तुम डायरेक्टली इनको नहीं पढ़ सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, तुम डायरेक्टली इनको पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जनरल ओवरव्यू हर एक चैप्टर का जरूरी है। उसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब स्टार्ट करेंगे, चाहे लास्ट डेट उसमें कर रहे हैं, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी जनरल ओवरव्यू को स्किप नहीं कर पाएंगे और ना ही कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरल ओवरव्यू इस चैप्टर का क्या होना चाहिए, देखिएगा। पहले तो बॉन्ड का कंसेप्ट होना चाहिए कि भैया बॉन्ड होता क्या है। ओके, एटम्स आखिर कंबाइन करते ही क्यों हैं, क्या रीजन है व्हाई दे कंबाइन, किस किस तरीके से वो बॉन्ड बना सकते हैं, यानी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को थोड़ा सा देखें। कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे ऑक्टेट रूल हो गया, ऑक्टेट रूल को जरूर देखें। वैलेंसी क्या होती है अच्छे ढंग से समझ लें, और किन किन तरीकों से एटम्स कंबाइन कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं वो कंबाइन करने के। तो ये एक जनरल ओवरव्यू आप लें, फिर आगे बढ़े। पहला बॉन्ड जो पढ़ने वाले हैं वो होगा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कोवैलेंट के मुकाबले। आयनिक बॉन्ड बहुत शॉर्ट है, बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा कंसेप्ट है। आयनिक बॉन्ड का थोड़े फीचर्स पढ़ लीजिए कि जिन जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है वो किस तरीके के होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। हाँ, थोड़ा मतलब वो फीचर्स जरूर देखें, जनरल फीचर्स। हाँ, और कौन कौन सी कंडीशंस जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है कि एक आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हैं या रिक्वेसाइड है। ठीक है, वो होंगे तो आयनिक बॉन्ड बन पाएगा। हाँ, चलिए, तो ये आयनिक बॉन्ड और फीचर्स मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इनकी कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक क्रिस्टल्स में यानी आयनिक कंपाउंड्स में उनकी लैटिस इंथैल्पी क्या है या लैटिस एनर्जी क्या है, ये मैं इन दोनों को लगा रहा हूँ बेटा कि ये 50%, मान लो कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब जिसको मैं 50% दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं तुम स्किप कर दो। हाँ, बट मैं तुम्हें ये कहूँगा कि तुम इनको देखो और एक जनरल देखो। तो आयनिक को तुमको मेमोराइज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल पढ़े जाओ, जनरल फीचर्स पढ़े जाओ, और कौन कौन से कंडीशन इसकी फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल हैं वो थोड़ा सा देख लें। लेटेस्ट एनर्जी बहुत आसान सा कंसेप्ट है, तुम आसानी से इसको देख सकते हो, लास्ट टाइम में भी देख सकते हो। 50% इसको कवर करके जाओ। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि चाहे अभी भी तुम्हारे एग्जाम में जेके पोस्ट वालों की बात करूं तो लगभग 9-10 दिन रहते होंगे, और अगर तुम इन 9-10 दिन को डबल बना दो, मतलब रात भी देखो दिन को भी देखो, तो ये 9 दिन तुम 18 दिन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 18 दिन में जब कन्वर्ट करोगे
तो तुमको मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिस तरीके से तुम कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड पे अब आना, दो मेजर पोर्शन है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा और यहाँ से तुमको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो पहले तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ो, ओके। फिर कोवलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज देख लो, जनरल फीचर्स क्या हो सकते हैं और पैरामीटर्स क्या, कुछ पैरामीटर्स से कोवलेंट बॉन्ड के, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, ये जरूर पढ़ना। ये जनरल ओवरव्यू, बॉन्ड एंगल। देखो जेके बॉस वालों के लिए कहूँगा, अगर तो तुम कॉम्पिटिटिव के लिए भी जा रहे हो, अभी तो कॉम्पिटिटिव की बात ही नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा या बहुत कम पढ़ के रखा है ना, वो तो इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। बट मैं कह रहा हूँ ये बिना देखे मत जाना, हो सकता है 3 नंबर का ही ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड इंथैल्पी, डिफाइन कर दो इन तीनों को। तो मतलब हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। बॉन्ड ऑर्डर क्या चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलरिटी ऑफ अ बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट, यहाँ से भी मतलब अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन तुमको मिल सकता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम इस फोर्थ पॉइंट पे से देखोगे, वही लुईस स्ट्रक्चर, कोवलेंट कंपाउंड्स के लुईस स्ट्रक्चर, चाहे वो डायटोमिक कंपाउंड्स हो, चाहे वो पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स हो, उनके लुईस स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लुईस स्ट्रक्चर को खास करके मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग 90% अबव रखो। मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो लुईस स्ट्रक्चर जरूर पूछने वाला है, चाहे 2 नंबर का 3 नंबर का, बट होने वाला है क्वेश्चन। तो ये तो वैसे भी तुमको एक टाइप ऑफ जनरल कोवलेंट बॉन्ड तुमको पढ़ना ही है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, ये 50% मान के चलो। कोवलेंट बॉन्ड, उनकी प्रॉपर्टीज और ये जो कुछ पैरामीटर्स है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट वगैरह, ये 50% मान के चलो। लेकिन इसके अंदर ये जो टॉपिक है लुईस स्ट्रक्चर का, इसको 90% मान के चलो, इसको 90% मान चलो। मुझे लगता है कि ये दिखेगा तुमको, ठीक है। चलो ये जो फिफ्थ वाला है, जो जिसमें नहीं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है ना, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है। सर आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है ना, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है। तो सुन लो कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और वो जो पार्शियली होता है बट होता है। अब कितना है, मान लो 2 आयनिक कंपाउंड है, तो वो तो बताओ इनमें से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस में है। तो तुम कोई तुक्का मार के तो बता नहीं पाओगे, तो उसके लिए एक रूल बना है, फजान्स रूल। ये फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए फजान्स रूल है इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको 80% अबव कर रहा हूँ, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है। देखिए अभी मैं 80% इसको दिया, 90% लुईस स्ट्रक्चर को दिया, बाकी मैं 50-50% चल रहा हूँ अभी। ये मैं कर रहा हूँ 100%। ये लास्ट वाला जो यहीं से क्वेश्चन होगा, लॉन्ग भी, लॉन्ग शॉर्ट सब। देखिए ज्योमेट्री और शेप्स कोवलेंट बॉन्ड्स को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, या इनको पढ़ने के लिए जो अलग अलग अप्रोचेज आई टाइम टू टाइम, वो पढ़ना जरूर। सबसे पहली है VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका यूज करके तुम ज्योमेट्री कैसे बता सकते हो या शेप्स कैसे बता सकते हो डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो अब तुम्हें पहले तो इसके पॉइंट्स पढ़ने हैं, पोस्टुलेट्स, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करना है, कुछ एग्जांपल्स कर लेना, ठीक है, जो तुम्हें खास कर वो करना जो एनसीईआरटी में, जो तुम्हारी बुक में, ठीक है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब तुम पढ़ोगे, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ोगे, तो यहीं पे तुम्हें कंसेप्ट मिलेगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बन सकता है, पाई बॉन्ड कैसे बन सकता है, किन किन की ओवरलैपिंग से बन सकता है, और इनका डिफरेंस बहुत फेमस है जेके बोस के पेपर से, बहुत फेमस है, बहुत बार आया है, ठीक है, वो भी देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन को तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसको मैंने, इस पूरे ही टॉपिक को मैंने 100% लगा दिया, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। हाइब्रिडाइजेशन सिंपल तुम पढ़ लो, ये तो जेके बोस की बात, कॉम्पिटिटिव में तो हाइब्रिडाइजेशन जितना डिटेल में पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन जेके बोस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन तुम सिंपल पढ़ लो क्या है, इसकी टाइप्स पढ़ लो, और अलग अलग टाइप्स जो हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लो कि कैसे ये शेप निकालने में काम आता है। फिर लास्ट में जो आती है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ो,
और इसमें एक टॉपिक आता है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनका डिफरेंस बच्चे जरूर देख लेना, इनका डिफरेंस जरूर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके साथ शेयर करे, ये टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप कि तुम कर लोगे ये, मुझे उम्मीद है कुछ मुश्किल नहीं लगेगी। तो आसान है, इस पोर्शन को 100% मैं दे रहा हूँ। ये थ्योरीज, विस्पर, वैलेंस बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तुम स्किप नहीं कर सकते। मानो तुमने हाइब्रिडाइजेशन छोड़ दिया, ये पढ़ के चले गए और यहाँ से सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो सारा पानी हो गया। तो इस पोर्शन को तो तुम छोड़ ही नहीं सकते, इसको तुम्हें अच्छे से मेमोराइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी तुम गो थ्रू करके भी आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये था कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और अच्छे से मेहनत करिए। कल जो मैं बताऊंगा वो इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में 11th वालों के लिए, क्योंकि 11th का पेपर पहले है जेके बोस में, 12th का बाद में। तो कल भी 11th के ही 2 चैप्टर्स का थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट तो सारे हैं मेरे लिए, बट रोड मैप स्ट्रेटेजी। चलिए अब करिए मेहनत, हार्ड वर्क करिए, डेडिकेटेड रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए, थैंक यू।